नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का कक्षा 9 का ये पहला अध्याय का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इससे पहले के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अगर आपने नहीं देखा है, उस वीडियो क्लास को अगर आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। रसायन शास्त्र कक्षा 9 ऐसा लिखा हुआ होगा प्लेलिस्ट में, उसमें जाएंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज इसी केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का सीक्वेंस वाइज मैंने पहले अध्याय को पढ़ाया है। तो वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ के बाद वाला वीडियो जो होगा अति लघु उत्तरीय का होगा, और अति लघु उत्तरीय के बाद फिर से ये लघु उत्तरीय है, और उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय मिल जाएगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाके सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखेंगे तो आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन या फिर ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे उस चैनल को विजिट करें और वहाँ से जाके आप ट्रांसलेशन और ग्रामर को भी सीख सकते हैं। आज का ये सबसे पहला नंबर सवाल क्या है कि उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखें। तो पदार्थ क्या होता है इसके बारे में आपको 2 लाइन लिखना है, क्योंकि ये लघु उत्तरीय है, इसमें आपको 2 लाइन लिखना ही होगा। तो क्या है पदार्थ, क्या होता है? पदार्थ का एक निश्चित आकृति होती है, पदार्थ का अपना आयतन होता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ के 3 रूप होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, पदार्थ के छोटे छोटे कणों के आपस में आकर्षण होता है, पदार्थ के छोटे छोटे कणों के बीच में अंतराणु का स्थान होता है। तो ये सभी पदार्थ के परिभाषा में आप इसको लिखेंगे, हम भी इसको लिखेंगे, लेकिन पहले आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? उदाहरण के साथ द्रव्य की परिभाषा लिखें। द्रव्य किसको कहा जाता है? द्रव्य वह शुद्ध पदार्थ है जिसको आप किसी भी भौतिक प्रक्रिया से आप उसके अवयवों को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि चीनी एक शुद्ध द्रव्य है, जब उसको पानी में आप घोल देते हैं तो उस विलयन से, चीनी के पानी में मिले हुए उस विलयन से अगर आप चीनी को निकालना चाहते हैं तो कोई सा भी भौतिक विधि जो है, यानी छन्ना पत्र या और भी इस तरह के जो विधि हैं मिश्रण को अलग करने का, उसको आप नहीं कर सकते हैं। उस विलयन को सेपरेट करने के लिए, चीनी को अलग पानी को अलग करने के लिए आपको उस घोल को वाष्पित करना होता है। जब आप उसको वाष्पित करेंगे तभी उसमें से जल के जितने भी कण हैं वो सब वाष्प बन के निकल जाएंगे, और चीनी के जो कण हैं वो रह जाएंगे। और वो चीनी और बाहर जो आप शुद्ध चीनी देखते हैं उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहता। तो आप इसको जितना बड़ा हो सके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है देखिए, पदार्थ का निश्चित आकृति, आयतन और द्रव्यमान होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। हमारे आसपास पाए जाने वाला हर एक चीज पदार्थ है। मिट्टी, पहाड़, जल, हवा इत्यादि सभी क्या हैं? वो सभी पदार्थ हैं। उसके अलग अलग रूप हैं। जल द्रव्य में आता है, हवा गैस के रूप में है, और पहाड़ और मिट्टी ठोस के रूप में है, लेकिन वो है सभी क्या हैं? वो पदार्थ हैं। दूसरा नंबर क्या है? द्रव्य की परिभाषा कह रहा है कि द्रव वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भौतिक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे चीनी एक शुद्ध पदार्थ है, इसे जल में मिला देने से इसको किसी भौतिक प्रक्रिया से पृथक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जल का वाष्पन ही एकमात्र उपाय है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर। स्लाइड में क्या है देखिए, ठोस एवं द्रव में कोई 3 अंतर बताएं। क्या कह रहा है कि ठोस और द्रव में कोई सा 3 अंतर बताना है कि ठोस में क्या है और द्रव में क्या है। तो ठोस में तो सबसे पहले उसकी एक निश्चित आकृति है, ये जो आप मार्कर देख रहे हैं इसका एक निश्चित आकृति है। और द्रव का मतलब तरल, तो तरल में कोई निश्चित आकृति नहीं है। ठोस में जो अंतराणुक आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है, तभी तो ये एक साथ मिला हुआ है। लेकिन जो द्रव होता है उसके अंदर अंतराणुक आकर्षण बल होता है मगर बहुत कम होता है, इसी वजह से वो एक दूसरे पे फिसल जाता है। ठोस में अंतराणुक स्थान जो है वो न्यून होता है, उसमें होता ही नहीं है। लेकिन द्रव्य जो है उसमें क्या होता है? अंतराणुक स्थान होता है। तो इसको लिखेंगे
नंबर 4 में क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, किन्हीं 3 द्रव्यों के नाम लिखें जिन्हें गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि ऊर्ध्वपातन है क्या। जैसे ही आप किसी ठोस को गर्म करते हैं, यानी अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पहले द्रव में परिवर्तित होता है, फिर से आप द्रव को गर्म करेंगे तो फिर वो वाष्पित हो जाएगा, तो वो वाष्प में परिवर्तित होगा। लेकिन ये जो ऊर्ध्वपातन होता है, इसमें कोई सा ठोस है, उसको जैसे आप हीट देते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधा वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। या फिर उस गैस को अगर आप ठंडा करते हैं तो वो सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाता है, वो द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, इन सबको जैसे आप हीट करेंगे तो वो सीधा गैस में परिवर्तित होगा, और फिर गैस से जैसे आप उसको संघनित करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए, द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। हिमांक मतलब होता है कि द्रव की वो अवस्था जिसमें द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, यानी जम जाता है, उसी को द्रव का हिमांक कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि द्रवन की गुप्त उष्मा क्या है। द्रवन का मतलब है कि ठोस को हीट देके जब आप द्रव में परिवर्तित करते हैं, यानी बर्फ़ को अगर आप हीट देते हैं तो धीरे धीरे वो जल में परिवर्तित हो जाता है। तो 1 किलो बर्फ़ को अगर आप हीट देते हैं तो कितना हीट देना होता है जो कि वो पूरा का पूरा बर्फ़ तरल में, जल में, द्रव में परिवर्तित हो जाए। तो 1 किलो बर्फ़ को, 1 केजी बर्फ़ को 3.347 इंटू 10⁵ पर केजी जूल जो है, आप जब उसको हीट देते हैं तो वो उस 1 केजी बर्फ को जल में परिवर्तित कर देता है। तो ये उसका गुप्त उष्मा कहलाता है। तो क्या है आंसर, देखिए इसका कि ठोस की निश्चित आकृति होती है जबकि द्रव की नहीं। ठोस में अंतराणुक बल अत्यधिक होते हैं जबकि द्रव में निम्न। ठोस में अंतराणुक स्थान न्यून होता है जबकि द्रव में होता है। अब चौथे नंबर का सवाल का जवाब क्या है, देखिए, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसे ठोस को गर्म करने पर सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है और गैस को संघनित करने पर पुनः ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर इत्यादि, इन सब गैसों को जैसे आप गर्म करेंगे तो वो भाप में बदल जाएगा और भाप से फिर उसको संघनित करेंगे तो वो फिर उसी ठोस अवस्था में आ जाएगा। अब कह रहे हैं द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। किसी द्रव के जमने की अवस्था को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई सा द्रव जम जाता है। छठे नंबर में क्या है कि द्रवन की गुप्त उष्मा क्या है। यहाँ से आंसर दिए हैं कि किसी ठोस को पिघलाकर द्रव में परिवर्तित करने में खर्च की गई कुल ऊर्जा को उस ठोस का गुप्त उष्मा कहते हैं। 1 केजी बर्फ को द्रव में परिवर्तित करने में 3.347 गुना 10⁵ जूल केजी उष्मा खपत होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। तो अब हम लेते हैं इसके बाद का स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है कि वाष्पन की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं। जिस तरह से द्रवन की गुप्त उष्मा होती है, इससे पहले वाले स्लाइड में आपने देखा द्रवन की गुप्त उष्मा क्या है कि कोई सा ठोस जिसको हम द्रव में परिवर्तित करते हैं, तो 1 केजी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने में जो कुल ऊर्जा को हमने खपत किया वो उसका गुप्त उष्मा कहलाया। ठीक उसी तरह से 1 किलो द्रव को उसको हीट देके वाष्पित करके उसको वाष्प में परिवर्तित करने में जो कुल उष्मा खर्च होता है वो है 22.59 गुना 10⁵ जूल पर केजी। तो वो जो है वो उसका उस द्रव का गुप्त उष्मा कहलाता है। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होता है। सबसे पहले ये जानना है कि वाष्पन में ठंडक उत्पन्न कैसे होता है।
बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। मैंने वस्तुनिष्ठ में भी समझाया है, शायद उसमें भी इस तरह के प्रश्न थे, और अति लघुत्तरीय में भी था, और इसमें भी है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो वाष्पन बोला जाता है, इसमें हीट देने की कोई बात नहीं होती है। हीट देने से वाष्पित होते हैं द्रव, लेकिन जब इस तरह से वाष्पन बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि खुली हवा में, खुले वातावरण में जब द्रव है, जल है, तो जो उसमें वाष्पन हो रहा है, उस वाष्पन को होने में वो जो वाष्पित हो रहा है उसमें से वो कहाँ से उष्मा को अवशोषित कर रहा है। बिना उष्मा को अवशोषित किए जल के जो कण हैं, द्रव के जो कण हैं, वो गतिमान नहीं हो सकते हैं। तो वो अपने ही जल के अंदर में जो उष्मा है, उस उष्मा को वो अवशोषित करते हैं और अपने आप को गतिमान बना लेते हैं। तो इस स्थिति में जल के अंदर की सारी उष्मा को वो खींच लेते हैं, इस वजह से वो जल ठंडा हो जाता है। दूसरा, अगर आप सुराही की बात लें, जो आपके बुक में दिया हुआ है कि सुराही में जो आप जल को रखते हैं तो जल ठंडा कैसे हो जाता है। सुराही के अंदर के जल की जो गर्मी है, उसको उसके ही अणु जो हैं वो उस उष्मा को अवशोषित करके वो ऊर्जावान होके वो बाहर की ओर सुराही के दीवार से बाहर निकल जाते हैं। तो अंदर जल का सारा उष्मा खींच लिया जाता है। इस वजह से वो जो जल बचता है वो ठंडा जल बच जाता है। या फिर अपने हाथ पे आप अगर स्प्रीट को लेते हैं या फिर पेट्रोल को लेते हैं, तो वो जो पेट्रोल और स्प्रीट वाष्पित होता है, उस वाष्पन की क्रिया में वो इस वातावरण में मौजूद शुष्कता, हवा के कण में जो गर्मी है, उससे भी वो ऊर्जा को अवशोषित करता है। और आपके हाथ पे जो रखा हुआ है पेट्रोल, उससे वो पेट्रोल के जो कण आपके सतह पे हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से आपके शरीर से वो उस ऊर्जा को वो अपने ओर आकर्षित करते हैं और वो ऊर्जावान होकर बहुत तेज़ी के साथ निकल जाते हैं। तो आपके तलत्ती पे आपको ठंडक महसूस होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, संघनन क्या है, गैस का संघनन कैसे किया जाता है। संघनन के दो प्रोसेस हैं। कुछ एक गैस हैं जिसको सिर्फ आप संपीड़ित कर देंगे तो उनका जो अंतराणु का स्थान है वो न्यून हो जाता है और फिर वो तरल में परिवर्तित हो जाते हैं। और कुछ एक गैसों को आप संघनित करके उनको ठंडा करते हैं तो फिर वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। और कुछ एक ऐसे गैस हैं जिसको आप कितना ही संघनित कर लें वो द्रव में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। अब देखिए क्या है, वाष्पन की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं। वाष्पन की गुप्त उष्मा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी द्रव को ऊष्मा की सहायता से वाष्प में बदलना। जैसे 1 केजी जल को गर्म कर वाष्प में परिवर्तित करने में कुल खर्च की गई ऊष्मा को उस जल का गुप्त उष्मा कहते हैं, जो है 22.59 गुना 10⁵ जूल पर केजी। इसमें और अगर आप कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 8 नंबर में क्या है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होता है। तो जब आप सुराही में जल रखते हैं तो सुराही के अंदर के जल में व्याप्त उष्मा को अवशोषित कर जल के कण ऊर्जावान हो जाते हैं, जिस कारण सुराही के अंदर का जल ठंडा हो जाता है। हथेली पर पेट्रोल लेने से पेट्रोल के कण हथेली से उष्मा अवशोषित कर ऊर्जावान होते हैं, जिस कारण हमें ठंडक महसूस होता है। ये मैंने यहाँ से लाइन बनाया है, इसको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वो ऊपर वाला है। अब ये 9 नंबर का ये वाला लाइन जो है, ये यहाँ से ऐसे लाइन है। क्या है संघनन? क्या है तो संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस को दाब देकर और ठंडा करके द्रव में परिवर्तित किया जाता है। गैस पर दाब देने से गैस के कणों के बीच का जो अंतराणु का स्थान है वो न्यून हो जाता है और वो क्या होता है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। गैस को ठंडा करने पर गैस के कण आपस में सट जाते हैं, जिस कारण वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का जो सवाल है कि वाष्पन और क्वथन में अंतर क्या है। अब देखिए यहीं पे आपको समझना है कि वाष्पन जो होता है उसमें हीट की कोई बात नहीं होती है और क्वथन जो है उसमें हीट होता है। क्वथन क्या है, उबलना, द्रव का उबलना जो है। आप जैसे घर में देखते होंगे कि खुले बर्तन में जब दाल पकाया जाता है या फिर चावल पकाया जाता है या फिर सब्जी बनाई जाती है तो उसमें पानी ऐसे ऐसे उबलता है, वो क्या है, वो है क्वथन। तो उसको बोलते हैं क्वथनांक। तो द्रव का क्वथनांक होता है कि कौन सा द्रव कितने डिग्री पर उबलता है। मगर ये जो वाष्पन है, ये वाष्पन बिना हीट दिए इस वातावरण में जो शुष्कता है, शुष्कता किसको बोलते हैं, वायु के जो कण हैं उन कणों में जो व्याप्त गर्मी है उसको उसकी शुष्कता बोलते हैं। तो वो जो शुष्कता है उस कण में, तो जल के ऊपरी सतह के जो कण हैं वो उस वायु के कण से ऊर्जा को अवशोषित करके अपने आप को ऊर्जावान बनाते हैं और उन वायु के कणों के साथ वो निकल जाते हैं। तो ये होता है वाष्पन। तो वाष्पन कहाँ होता है, जल के ऊपरी सतह पे। अगर आप इसको क्वथनांक से भी समझना चाहें कि जब हम किसी भी जल को हीट देते हैं नीचे से तो वाष्पन होता है। तो जैसे हम हीट देते हैं तो जल के नीचे उस बर्तन के सबसे नीचे वाले भाग में जो जल है वो जल उस बर्तन के गर्म होने से उस बर्तन से उस उष्मा को वो अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे कि एक छोटा छोटा बुलबुला सा पानी के ऊपर आता है। वो उस गर्मी को ग्रहण करके उस जल का जो कण है वो बाहर आता है और वो फिर वाष्प बन के बाहर निकलता है। तो वाष्पन जो है वो कहाँ होता है, सतह के ऊपरी भाग पे, द्रव के ऊपरी सतह पे वाष्पन होता है। जबकि क्वथन जो होता है, उबलने की जो प्रक्रिया होती है वो ज्यों-ज्यों गर्म होता है नीचे का जल के जो कण हैं वो जैसे गर्म होते हैं तो वो ऊपर आते हैं, फिर गर्म होते हैं, फिर ऊपर आते हैं, तो फिर वो उबलने लगते हैं। तो वो क्वथन जो है वो कहाँ होता है, निचली सतह पे होता है। अब देखिए गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। इससे पहले आपने ये देखा है, पढ़ा है, जाना है, मैंने बताया है कि गैस के जो कण होते हैं उन कणों के जो चारों ओर छोटे छोटे कण होते हैं उनमें अंतरानुक आकर्षण बल न्यून होता है, ना के बराबर होता है। तो जब अंतरानुक आकर्षण बल न्यून होता है तो गैस के कण स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं तो कुछ तो उनमें वेग होगा, कुछ तो उसमें बल होगा। तो गैस के इकाई कण के द्वारा जो बल आरोपित किया जाता है वो उस गैस का दाब कहलाता है। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि ठोस पदार्थ में अंतरानुक आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है। जब अंतरानुक आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होगा तो वो ठोस अपनी आकृति में ही रहेगा। इसको जिस तरह से बना देंगे ये इसी तरह से रहेगा। जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो इसके जो कण हैं वो अपने में स्पंदन करने लगते हैं, यानी अपने में वो थिरकने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे ये लिक्विड का रूप लेते हैं और फिर हम इसको जिस सांचे में ढाल देते हैं और फिर जब ठंडा करते हैं तो फिर से ये संघनित होके, संकुचित होके ठोस अवस्था को प्राप्त कर लिया। अब ये जो ठोस अवस्था को प्राप्त कर लिया इसकी आकृति निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि इसके जो अंतरानुक आकर्षण बल हैं वो इतना प्रबल है कि इसके आकार को बदलने ही नहीं देगा। तो क्या है इसका आंसर, देखिए 10 नंबर का, वाष्पन जल के ऊपरी सतह पर होता है जबकि क्वथन जल की निचले सतह पर होता है। जल को जब खुले हवादार जगह में रखने पर जल के कण वायु में व्याप्त ऊष्मा को अवशोषित कर गतिमान हो जाते हैं। और क्वथन में जल के निचले सतह पे मौजूद जल पेंदी से ऊष्मा को अवशोषित कर ऊपर की ओर जाता है और ये प्रक्रिया लगातार होने से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? गैस के प्रति इकाई कण के द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है।
बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ लिखने का नहीं है। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि ठोस के कणों में अंतरानुक आकर्षण बल अत्यधिक होता है, जिस कारण ठोस के कण अपने अपने स्थान पर बने रहते हैं। इस वजह से ठोस की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लेते हैं इसके बाद के स्लाइड को। नंबर 13 में क्या है, देखिए कि द्रव का वाष्पन कैसे होता है। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि द्रव का वाष्पन वातावरण में मौजूद शुष्कता, वायु के कण में जो शुष्कता है, जो गर्मी है, उस गर्मी को द्रव के कण अवशोषित करके ऊर्जावान हो जाते हैं और वो हवा के कणों के साथ मिलके निकल जाते हैं। चलो यार करके चले जाते हैं। पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है? पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था की आवश्यकता या उपयोगिता क्या है, वो प्रतिदीप्ति ट्यूब या फिर नियॉन संकेत वाले जो बल्ब होते हैं, उसके अंदर हीलियम गैस को भरा जाता है और उसमें से फिर से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। जब आप उस हीलियम गैस के अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो फिर उससे बहुत ही तेज प्रकाश का निर्माण होता है या उत्पत्ति होता है। वही है पदार्थ के फोर्स अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, जिसका और विस्तार में इस अध्याय में कोई वर्णन नहीं है, तो उसमें जाने से कोई फायदा भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, देखिए 15 नंबर का कि गर्म पके खाद्य पदार्थ का जो सुगंध है वो हमें दूर से ही मिल जाता है, लेकिन ठंडे खाद्य पदार्थ का जो सुगंध है उसको हमको उसके पास जाना होता है, नहीं तो फिर उसको निकाल के और सूंघने से पता चलता है कि हाँ ये अच्छा है या फिर ख़राब है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो इसमें होता क्या है कि आपको अभी तक के अध्यायों के अध्ययन में मैंने आपको बताया है कि गैस के जो कण हैं वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे होते हैं, और जब गैस के कणों में ऊर्जा का संचार होता है, जब गैस के कण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो और तीव्र गति से वो निकलते हैं। तो जो गर्म खाने होते हैं उसके जो कण होते हैं वो बहुत अधिक उत्तेजित होते हैं और वो बहुत तेजी से हवा के साथ, हवा के कणों के साथ मिलके वो निकल लेते हैं। तो वो जो खुशबू है वो हमको दूर से ही महसूस हो जाती है। लेकिन जो खाना ठंडा हो गया, जो खाद्य पदार्थ ठंडा हो चुका है, उसके जो कण हैं वो बेचारे किसी तरह से शांत हैं। उनको वातावरण में मौजूद शुष्कता जो है उसको वो अवशोषित करके वो भी धीरे धीरे उसके साथ निकलते तो हैं, लेकिन वो धीरे धीरे निकल रहे होते हैं। इसलिए बहुत ही कम कण उन ठंडे खाद्य पदार्थों का हवा में विलीन हो पाता है। इस वजह से उसकी खुशबू हमको उसके करीब जाने से समझ में आता है। तो इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि द्रव का वाष्पन द्रव के ऊपरी सतह पर होता है। द्रव के कण वायुमंडल में व्याप्त ऊष्मा को ग्रहण कर उत्तेजित होते हैं और हवा के साथ निकल लेते हैं। पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था क्या है? पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था प्रतिदीप्ति बल्ब या नियॉन संकेत वाले बल्ब के में हीलियम गैस भर के उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विशिष्ट प्रकार की किरणें निकलती हैं, रंगीन किरणें निकलती हैं, जिससे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था यानी प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। अब गर्म पके हुए खाने का जो गंध है वो आपको दूर से एहसास देता है, और ठंडे खाने का जो सुगंध है वो आपको उसके पास जाने से समझ में आता है। तो उसके लिए जो कुछ भी है वो मैंने लिख दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स बना लें। अब इस 15 नंबर में 2-3 और सवाल हैं तो उसको भी ले ही लेते हैं। 15 नंबर का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है। तो आपको पता है कि ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है या फिर आयोडीन है, नैप्थेलीन है, ये सभी जैसे आप इनको हीट देते हैं तो ये सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और गैस को जब आप संघनित करेंगे या फिर उसको ठंडा करेंगे तो वो फिर ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही वजह होता है कि ये सभी पदार्थ में कपूर के बारे में पूछा गया है। तो कपूर हो, आयोडीन हो या फिर अमोनियम क्लोराइड हो, नैप्थेलीन हो, ये सभी एक ही तरह से कार्य करते हैं।
तो ये सभी गायब हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित नहीं होते हैं। नंबर 3 में क्या है, बर्तन की दीवार पर गैस का दाब आरोपित होता है। इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने बताया है कि जो गैस के कण हैं वो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं तो कुछ न कुछ उन गैसों में गतिज ऊर्जा होती है, उनमें कुछ न कुछ फोर्स होता है। तो गैस के प्रति इकाई कणों के द्वारा जो बल आरोपित होता है आगे जाने का, वही गैस का दाब कहलाता है, जो वो किसी भी बर्तन पे आरोपित करता है। क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है, क्यों? क्वथनांक पे द्रव का ताप मान स्थिर रहता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब का उस पर प्रभाव पड़ता है। इस वजह से वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जा सकता है। या फिर किसी द्रव का क्वथनांक अगर 34 डिग्री है, 17 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो वो उतने पर ही स्थिर रहेगा जब तक कि वो द्रव पूरा का पूरा वाष्प में परिवर्तित ना हो जाए। नेक्स्ट क्या है, देखिए, नेक्स्ट नहीं, ये लास्ट है कि गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि सफ़ेद रंग या फिर हल्के रंग के जो भी कपड़े हों या फिर कोई दूसरा पदार्थ है वो उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कम करते हैं बजाय काले और गाढ़े रंग। इसी वजह से हम सफ़ेद या फिर हल्के रंग के कपड़े को गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि हम तो खुद गर्मी में परेशान होते हैं और उष्मा को अवशोषित करने वाले कपड़े पहन लेंगे तो हमको अंदर से और भी गर्मी का एहसास होगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो आप देखिए 15 का दूसरा नंबर का सवाल क्या हो गया कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की वजह से कपूर गायब हो जाता है। बर्तन की दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है, क्यों? गैस के कण के द्वारा प्रति इकाई आरोपित गतिज ऊर्जा के कारण ही दाब उत्पन्न होता है। क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब के कारण ही क्वथनांक होता है। वायुमंडल दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाएगा और घटने से क्वथनांक घट जाएगा। गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि सफ़ेद या हल्के रंगों में उष्मा का अवशोषण कम होता है और बजाय काले या गाढ़े रंग के कपड़ों से। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप इस वीडियो क्लास को स्टार्ट से लेके एंड तक देख लिए होंगे। देखते हुए आप इस बिंदु पर आ गए होंगे और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो क्लास आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं हम इसके दीर्घोत्तरीय सवाल में।